स्टूडेंट्स, ये बात हुई हमारी इनहेरिटेंस की। जब हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स अपने एंसेस्टर्स से, अपने पिछली जनरेशन से लेते हैं, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी इनहेरिटेंस के बाद दो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। वो क्या है? वो है इनहेरिटेड ट्रेड्स और अक्वायर्ड ट्रेड्स। अब ये क्या है दोनों? क्या भला है भाई? इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द ट्रेड्स विच आर कैरीड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये वो आदतें हैं, ये वो लक्षण है जो जनरेशन टू जनरेशन फैमिली में कैरी ऑन होने लग जाती है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर की बॉडी में, आपकी मदर की बॉडी में था, वो ही आप में ट्रांसफर होता है। अब जानते हैं इसका बेसिक रीजन क्या है। स्टूडेंट्स, इसका बेसिक रीजन है डीएनए में एरर होना। जी हां, डीएनए में एरर होना। हमने डीएनए के बारे में रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब मेल एंड फीमेल गेमीट्स फ्यूज होते हैं तो उनके क्रोमोसोम्स भी कंबाइन होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं स्टूडेंट्स? फादर के 23 क्रोमोसोम्स, मदर के 23 क्रोमोसोम्स। जब ये कंबाइन फ्यूज होते हैं आपस में, तो टोटल फिर से क्रॉस कॉम्बिनेशन करके आपके अंदर भी, या जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं। हो सकता है किसी पेयर का कोई एक फादर से आ रहा हो, दूसरे पेयर का कोई एक क्रोमोसोम मदर से आ रहा हो। तो आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी, और हम सब के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। आप सब ये जानते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने आपको बताया है, इन्हीं क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। डीएनए की लिंकेजेस होती हैं आपस में। यही लिंकेज में, जो कि आपकी प्रोटीन्स लिंकेज होती हैं, इन्हीं लिंकेज का क्रॉस कॉम्बिनेशन, इन्हीं लिंकेज की वेरिएशन, यही वेरिएशन एरर को जन्म देती है। और यही एरर जो होता है वो आपके अंदर वेरिएशन लाता है। डीएनए में एरर ही एक इंडिविजुअल में वेरिएशन लाता है। और वेरिएशन हेरिडिटी के लिए, एवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही डीएनए एरर आपके अंदर वेरिएशन लाता है। वेरिएशन अपनी जगह है, लेकिन डीएनए सिर्फ एरर ही नहीं, डीएनए कॉपिंग भी होती है। यही डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपके फादर और मदर की बॉडीज में था, जिन्हें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्यों? अभी तो हम क्रोमोसोम्स और डीएनए की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, डीएनए का भी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। जी हाँ, जीन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो इसीलिए जीन्स के वर्क को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके फादर में है, आपकी मदर में है, वही कंबाइन होकर आपके अंदर आता है। और इसीलिए आपके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं जो कि आपके पेरेंट्स में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या रीजंस होते हैं? रीजन होता है डीएनए कॉपिंग। और ये डीएनए कॉपिंग कब पॉसिबल है? डीएनए कॉपिंग पॉसिबल है रिप्रोडक्शन से। जी हाँ, जब तक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक डीएनए कॉपिंग नहीं होती और तब तक हमारी बॉडी बन नहीं सकती, डेवलप नहीं हो सकती, और स्पीशीज भी, लाइफ भी मेंटेन नहीं रह सकती। तो इनहेरिटेंस के लिए, हेरिडिटी के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज द बेसिक रीजन फॉर सर्वाइवल एंड लाइफ मेंटेनेंस ऑफ एनी स्पीशीज। जैसा हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि लाइफ पहले कैसा था और वो आज तक कैसे मेंटेन हुआ। सो स्टूडेंट्स, लाइफ आज तक इसलिए मेंटेन हुआ कि ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूड रिप्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन जनरेशंस। Organisms continued reproducing organisms of their same species. उन्हीं प्रजाति के और ऑर्गेनिजम्स आते गए, रिप्रोड्यूस होते गए, उनके अंदर डीएनए कॉपिंग होता गया। डीएनए कॉपिंग के साथ साथ कुछ एरर्स भी आते गए। एरर्स की वजह से उनमें वेरिएशन आता गया और इन्हीं सब के कारण आज तक स्पीशीज सर्वाइव कर रही है। इन्हीं की वजह से आज हम एक इवॉल्व्ड, सिविलाइज्ड ह्यूमंस हैं।
वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही वेरिएशन जो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है हमें, बिकॉज द वर्ल्ड, द क्लाइमेट, द एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग. So in order to maintain our bodies, in order to maintain our lives in the ever changing climate of the earth, variation is of utmost importance. I hope students आप सबको ये टर्म समझ में आ रहे होंगे. Inheritance क्या है, heredity क्या है, वेरिएशन क्या है, डीएनए कॉपिंग क्या है, डीएनए में एरर क्या है, और यही सारी चीज़ें मिलकर हमारा फाइनली एवोल्यूशन बताएंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज समझ में आ रही होंगी. हम बात कर रहे थे इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स की, और अभी मैंने आपको बताया कि यही इनहेरिटेंस कैसे आती है, कैसे स्पीशीज़ में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, और इसी वजह से जनरेशन्स की सर्वाइवल पॉसिबल होती है. जो स्पीशीज़ आपकी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थी और वो आज भी अवेलेबल है, आज भी सर्वाइव कर रही हैं, तो इसका मेन रीज़न यही है कि वो रिप्रोड्यूस करते गए, रिप्रोड्यूस करते करते वेरिएशन उनमें आता गया, जिसकी वजह से वो आज भी इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर के साथ, इवॉल्व्ड बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आज भी सर्वाइव कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके क्रोकोडाइल्स, दूसरे टॉर्टॉइजेस, तीसरे कॉकरोचेस, एंड देयर आर मैनी मोर. तो स्टूडेंट्स, वो सारे ट्रेट्स जो आपके अंदर जेनेटिकली आता है, आपके अंदर आपके सेल्स के थ्रू आता है, डीएनए के थ्रू आता है, पेरेंट्स से आता है, इन्हें कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनके आने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये आपकी बॉडी में आएगा ही. जो भी ट्रेट्स आपकी एंसेस्टर्स में हैं, आपके पापा में, आपके दादा में, उनके परदादा में, मम्मी में, नानी में, परनानी में, जो कैरेक्टर्स आपके मदर फादर के अंदर आए हैं, उन सब से वो आपके अंदर भी आएंगे. बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे कुछ क्वालिटीज़ किसी बच्चे के, किसी आदमी के उनके दादा से मिलती है, किसी के परदादा से. ऐसा लोग कहते हैं कि अरे ये तो अपने परदादा पे गया है. तो ये सब इस वजह से होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन भी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती है. सो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर जेनेटिकली पास होती है, सेल्स के थ्रू पास होती है, रिप्रोडक्शन की वजह से पास ऑन होती है, इन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. So this was your inherited traits. Now let's talk about acquired traits. What are acquired traits? Acquired traits are those traits, those characteristics that we learn, that we obtain from our surroundings during our lifetime. अपने जीवन काल में जब से हम पैदा होते हैं और जब हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, उस समय अपने इन्वायरमेंट की वजह से, सराउंडिंग की वजह से, लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं, इन्हें हम अक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा आपको नेगेटिव एग्जांपल बताता हूँ. जैसे अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके बॉडी का कोई पार्ट उनकी बॉडी से अलग हो जाता है, जैसे किसी के हाथ कट जाते हैं या पैर कट जाते हैं, ऐसे मिसफॉर्चून हो जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या जो उनकी अगली जनरेशन आने वाली है, क्या उनके भी हाथ और पैर कटे हुए आएंगे? तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. अक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन जेनेटिकली. जो आदतें, जो लक्षण आप अपने लाइफ के टाइम में सीखते हैं, वो कभी भी जनरेशन में जेनेटिकली पास ऑन नहीं हो सकती. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर किसी के लाइफ टाइम में किसी के कोई हाथ या पैर कट गए तो उनकी अगली जनरेशन भी ऐसे पैदा होगी? जी नहीं. उनके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था कि वो ह्यूमन्स ही पैदा होंगे, 2 हाथ 2 पैर और बाकी ऐसे ही नॉर्मल बॉडी पार्ट्स के साथ, तो अगली जनरेशन भी वैसे ही बॉर्न होगी. बट अगर कोई बेबी, कोई ऑफस्प्रिंग, कोई नेक्स्ट जनरेशन डिफेक्टेड बॉडी के साथ पैदा होता है, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि उसके जनरेशन्स में ऐसा है. ऐसा इस वजह से है कि उसकी डेवलपमेंट उसके मदर की वूम में वो 9 महीने के टाइम में अच्छे से नहीं हुई है. इस वजह से उसकी बॉडी वैसे डेवलप हुई. बट ये कोई ऐसा रिक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट नहीं होता. जैसा आप देखते हैं कि अगर किसी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव किया, बहुत बड़े पोजीशन तक लाइफ में गए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी आने वाली जनरेशन्स भी वैसे ही होगी. हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी बड़े लीडर्स का, कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज़ का, कोई भी बड़े इंसान के आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं.
वो अपनी लाइफ की अक्वायर्ड ट्रेड्स की वजह से ही हाईएस्ट मुकाम तक पहुंचते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान रिचेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी, उसकी अगले जनरेशन भी रिचेस्ट होगी। हाँ, वो अपने फादर का फॉर्च्यून इनहेरिट कर लेते हैं तो उस वजह से उनकी कुछ मॉनेटरी बैलेंस होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अगर फादर उनके रिचेस्ट पर्सन बने तो वो बच्चा भी बन जाएगा। वो उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अपनी लाइफ टाइम में बहुत बहादुर है तो उनका बच्चा भी बहादुर होगा। हो सकता है तो वो उसकी खुद की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ये सारी बातें जो कही जाती हैं कि अगर कोई इंसान बहुत बहादुर है तो उसका बच्चा भी बहादुर है, या कोई इंसान बहुत तगड़ा है तो उसका बच्चा भी बहुत बहादुर होगा, तगड़ा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है तो वो उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो वंस अगेन, द अक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन जेनेटिकली। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हेरिडिटी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इन सब की बातें बताना किसने शुरू किया और किस चीज़ की वजह से हमें आज एवोल्यूशन के बारे में पता चला, वो क्या एक्सपेरिमेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स, ये जानेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में।